नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रेप ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम यहाँ क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा दिए गए दोनों पेपर सॉल्व कर लिए। अभी हमारी जो चल रही है वो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन, जिसका एग्जाम 2020 में हुआ था, उसको हम आज यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द्विबंधु वर्गीकरण के अनुसार ओ यानी साहित्य लिटरेचर के लिए लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। द्विबंधु वर्गीकरण यानी कॉलम क्लासिफिकेशन के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में पी फैसेट किस पद को प्रदर्शित करता है। यहाँ इसका फैसेट जो पक्ष सूत्र दिया गया है ओ का यानी लिटरेचर का, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है, जरूरी नहीं है आपको आगे भी क्वेश्चन में ऐसे ही मिले। तो आपको ओ लिटरेचर जो है साहित्य, उसका जो पक्ष सूत्र दिया है वो इस प्रकार होता है, यानी ओ इसका सिंबल P1 P2 देन P3। ठीक है, एक मिनट आपको क्लियरली लिख देती हूँ। वो साहित्य का जो पक्ष सूत्र होता है वो P, फिर P2 P3 देन P4। ठीक है, इस प्रकार से इसका फैसेट फॉर्मूला दिया हुआ होता है। क्लियर हुआ? यानी लिटरेचर के लिए जो पक्ष सूत्र होगा, फैसेट फॉर्मूला होगा, वो इस प्रकार होगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ जो P है, यानी ये वाला P जो है वो क्या निर्देशित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। आपको मेरे ख्याल से आइडिया होगा कि P यहाँ पे एक अलग से इंडिकेशन देगा, P2 अलग से इंडिकेशन देगा, P3 अलग देगा और P4 अलग देगा। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा है वो ओनली P का पूछा है, तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें लेखक, राइटर जिसे कह रहे हैं, एक साहित्य का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लिटरेचर, देन भाषा यानी लैंग्वेज, और डी जो ऑप्शन है वो संस्करण यानी एडिशन। ठीक है, ये यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो टिक करिए आप लोग इनमें से कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जल्दी से आप लिख के बताएं कि यहाँ कौन से ऑप्शन पे आप टिक करोगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप बताइए मुझे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा, यानी लैंग्वेज जो है वो इस P के द्वारा इंडिकेशन मिलता है कि P जो है वो यहाँ भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, और साहित्य में यानी लिटरेचर में P जो P1 होता है वो लैंग्वेज के लिए होता है, यानी भाषा के लिए होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? फिर उसके बाद P2 का जो इंडिकेशन होता है वो फॉर्म की तरफ होता है, यानी फॉर्म इंडिकेट करता है। ठीक है, P3 ऑथर के लिए और P4 वर्ग के लिए। ठीक है, तो याद रखना आप, यहाँ ओ साहित्य में अभी सिर्फ P का पूछा था, तो आपने राइट टिक कर दिया भाषा पे, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कि P2 का मतलब क्या होगा, P3 का क्या होगा और P4 का क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इनका आइडिया लगा लें और अपना पढ़ते रहें। क्लियर हुआ? आगे बढ़े अब।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इतना बता पाई हूं, आप लोग इसको इसी पैटर्न में याद कर लेना, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप रीड करिए और मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर दीजिएगा, तो मैं भी जिससे आपको मुझे आइडिया लगे कि बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्षों के अनुसार दर्शाइए। मैच द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर। यानी सबसे पहले उस वर्गीकरण प्रणाली को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, ये यहाँ बताया है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हैं A, B, C और D, इनको आपने मैच करना है या 1 2 3 4 से, ठीक है। फिर आपको कूट दिए हैं नीचे जिनमें से आपको आंसर देना है। क्लियर हुआ? आप जल्दी से बताइए और थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे ख्याल से अगर करेंगे तो समझ पा रहे होंगे। यहाँ कुछ वर्गीकरण की प्रणालियां दी हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम्स, और उनके वर्ष दिए हुए हैं, आपको बस मैच करना है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। चलो हम सॉल्व करें एक बार। यहां दिया है डीवी डेसिमल वर्गीकरण प्रणाली यानी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। डीडीसी को सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? आप आंसर दे पाएंगे 1876, ठीक है। 1876 में डीडीसी को सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ आप इसमें मैच करें एक बार। देखो आपको अगर डीडीसी का पता है तो शायद आप अनुमान लगा पाए और इनमें से टिक कर पाए, अगर इनका भी नहीं पता तो ठीक है। बाकी अगर नहीं मैच होगा तो हम दूसरे पे चलेंगे। डीडीसी का है 1876, यहाँ इसका दिया है सेकंड में 1876, यानी ए का सेकंड। देखिए आंसर हमारा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट में फर्स्ट दिया है, ए का फर्स्ट जो होगा नहीं, और थर्ड में थर्ड दिया है, 4 में 4 दिया है जो कि नहीं होगा। यहाँ बोला है कि ए का हमारे पास सेकंड है। 1876 में डीडीसी वर्गीकरण प्रणाली को पहली बार प्रकाशित किया था। यहाँ आप देखिए दूसरे में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? सबसे पहली बार 1895 में प्रकाशित किया, ठीक है। यानी 1895 में इसे बनाया गया था यूडीसी को, लेकिन इसका जो पहला संस्करण था उसे 1905 में प्रकाशित किया गया। पता है आपको? थोड़ा सा इनकी जानकारी लेते रहे। 1895 में यूडीसी वर्गीकरण प्रणाली जो है उसे बनाया गया था, जिसे 1905 में पहली बार प्रकाशित किया। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए कॉलम वर्गीकरण प्रणाली सीसी, जिसे सबको पता है रंगनाथन द्वारा इसका विकास किया गया, जिसका सबसे पहले 1933 में इसे प्रकाशित किया गया था। क्लियर हुआ? तो यहाँ हमारा देखिए बी में ए, बी में फर्स्ट, ठीक है, और सी में कॉलम क्लासिफिकेशन में 4, यहाँ देखिए कॉलम क्लासिफिकेशन में 4, ठीक है। फिर है बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण प्रणाली यानी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसे सबसे पहली बार 1935 में प्रकाशित किया गया था ब्लिस महोदय के द्वारा, ठीक है ना। देखिए इसे 1876 में डीडीसी को किसके द्वारा? मेलविल डीवी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना, मेलविल डीवी के द्वारा। और यूडीसी को पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन द्वारा, समझ गए ना, यूडीसी को पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और कॉलम क्लासिफिकेशन यानी सीसी को रंगनाथन द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इनका ये भी ध्यान रखें कि किसके द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आप यहाँ तक सब समझ पाए होंगे। यहाँ सिर्फ आपको पूछा था कि कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम दे दी और उनके वर्ष दे दिए। यहाँ जरूरी नहीं है आपको वर्ष मिले आगे क्वेश्चन में देखने को, हो सकता है उनके जिस ऑथर के द्वारा उनको बनाया गया है उनका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी इतनी लेते चलें कि डीडीसी वर्गीकरण की प्रणाली थी, उसे मेलविल डीवी के द्वारा वर्ष 1876 में बनाया गया,
ठीक है। और यूडीसी जो है उसे सबसे पहले 1895 में हेनरी ला फॉन्टेन और पॉल आउटलेट के द्वारा बनाया गया था, जिसका सबसे पहले प्रकाशन 1905 में करवाया गया। ठीक है। उसके बाद पोलन क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 1933 में सबसे पहले इसे प्रकाशित किया गया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। ठीक है। और लास्ट है हमारी बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण प्रणाली, जिसे ब्लिस महोदय के द्वारा 1935 में सबसे पहली बार प्रकाशित किया था। क्लियर हुआ? समझ पाए हैं यहाँ तक? तो थोड़ा सा बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपके इस सेशन को कंप्लीट कराएं। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 19 आप रीड करिए और जल्दी से इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करिए। ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो। द्विबंधु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है? ये आप मुझे बताएं कि अगर किसी की जीवनी के बारे में हमें बताना है तो जीवनी को हम कौन से पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग करके जीवनी को बनाएंगे। ठीक है। यानी जब भी हमें वर्गांक बनाना होता है तो उसमें हम कौन से पूर्ववर्ती यानी ACI का प्रयोग करके हम बनाते हैं, तो वो आपको सिंबल इनमें से बताना है। ऑप्शन ए में दिया है B, ऑप्शन बी में W, C में Y7 और D में K। आपको आंसर देना है कि इसमें से कौन सा होगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि हम कहाँ और कैसे चल रहे हैं। ठीक है। बताइए। देखिए कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ सामान्य एकल पूछा है, सामान्य एकल का मतलब कॉमन आइसोलेट होता है। ठीक है। ये पूछा है कि पूर्ववर्ती सामान्य एकल, यानी कॉमन आइसोलेट जो है वो हमने दो पढ़े हैं, एक ACI और एक PCI। ACI एंड एक पढ़ा है PCI। इसे पूर्ववर्ती सामान्य एकल बोल रहे हैं। ठीक है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मेरे लिए आंसर देंगे तो मैं अच्छे ढंग से आपको और क्लियरली बता पाऊंगी। मुझे भी लगेगा कि बच्चे इंटरेस्टेड के साथ में पढ़ रहे हैं। बताइए जल्दी से। चलो नाम भी लिख दिया मैंने, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट एंड पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है। अब जल्दी से आप इसका आंसर दें कि इसमें आप जब भी हमें वर्गांक बनाने की किसी जीवनी का वर्गांक बनाना होता है, यानी किसी का भी दिया हुआ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भले हमारे मतलब इतिहास से जुड़े कोई भी लोग हो, लेखक हो, उनकी अगर हमें जीवनी बनानी है तो उसका वर्गांक बनाने के लिए हम कौन से सामान्य एकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ACI और PCI, कॉमन आइसोलेट को ACI और PCI में हम डिवाइड करते हैं। ACI में अब इसको भी हम ACI को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और PCI को हमने पक्ष सूत्र पढ़े हैं जो थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको। देखिए एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट
और एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट। समझ गए? किस किस में हम इनको इंडिकेट कर रहे हैं? एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट मैं लिखूं या फिर आप थोड़ा सा लैंग्वेज को ही समझ लेंगे? एप्लीकेबल बिफोर बताइए, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट और एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट, ये दूसरा होगा एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट और तीसरा होगा एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट। ठीक है ना? इन ACI को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से लिखा, यानी स्पेस फैसेट से पहले अप्लाई करना, देन दूसरा है स्पेस फैसेट के बाद में, और तीसरा है टाइम फैसेट के बाद में अप्लाई करना। ठीक है ना? इन तीनों में हमने इसे इंडिकेट किया, डिवाइड किया। क्लियर हुआ? अब हम कह रहे हैं कि PCI जो है, पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट को हम कितने में कर रहे हैं? आपने ये सुने होंगे PMEST। ठीक है? ये जो यहाँ पे है, P का मतलब है पर्सनालिटी, M का मतलब है मैटर, E का मतलब है एनर्जी, S का स्पेस, देन T का टाइम। यानी PCI को हमने 5 इनमें डिवाइड किया और 5 जो हमारे पास निकल के आए वो है PMEST। ठीक है? समझ पाए हैं यहां तक? बताइए जरा। 5 मूलभूत प्रणालियां जो दी हैं वो इस प्रकार है PMEST, यानी पर्सनालिटी के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? बताइए। पर्सनालिटी के बाद कॉमा लगेगा, मैटर के बाद कॉलन लगेगा, ई के बाद सेमीकोलन लगेगा। देखिए, मैटर के बाद सेमीकोलन का चिन्ह लगेगा, देन एनर्जी के बाद कॉलन का चिन्ह लगेगा, स्पेस के बाद डॉट लगेगा और टाइम के पहले जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। ठीक है? तो ये 5 मूलभूत प्रणालियां दी हैं वो PCI में। क्लियर हुआ? यहाँ हमने ACI को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो एप्लीकेबल आफ्टर बिफोर स्पेस फैसेट और एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट, देन एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट। अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, जरा जल्दी से मुझे आंसर दें, तब मैं आपको बता पाऊंगी। ठीक है? मैंने थोड़ा सा इसके बारे में समझाया, अब आप जल्दी जल्दी आंसर करें। यहाँ द्विबंध वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी पूछा है, तो प्रधानमंत्री की जीवनी बनाने के लिए जो आंसर देंगे वो बच्चे, वो बताइए। हमेशा जीवनी के लिए Y7 का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें किसी लेखक की या किसी इतिहासकार की जीवनी लिखनी होती है तो हम उसका वर्गांक बनाते हैं Y7 से। समझ रहे हैं? Y7 पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग करके हम जीवनी का वर्गांक बनाते हैं। समझ पाए हैं यहां तक? अब किस प्रकार से बनाते हैं तो मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत है या फिर आप लोग कर पाएंगे? बताइए। इसे मैं थोड़ा सा रेस कर दूं या फिर नेक्स्ट पेज में? चलो बताओ जल्दी से। अब मैं एग्जाम्पल दूं तो बायोग्राफी ऑफ मोरारजी देसाई।
मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार इसका एग्जाम्पल मतलब किस प्रकार से वर्गांक बनाते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था, बॉर्न इन, हम नॉर्मली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, यानी 1896 में इनका जन्म हुआ, मोरारजी देसाई का। इनकी हमें बायोग्राफी बनानी है, ठीक है। और जब भी हम बायोग्राफी बनाते हैं तो उसमें वर्गांक बनाते वक्त किस प्रकार से बनाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ देखना। इनका वर्गांक जो बनेगा, मैं एग्जाम्पल एक बार दे रही हूं, तब आप आंसर करना, ठीक है। देखिए V44 यहाँ पे क्या है, Y7 और M96, ठीक है, ये यहाँ इसका वर्गांक बना है। अब यहाँ जो है Y7 का प्रयोग किया है, देख लो, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ इस पे फोकस करना। मैंने लिखा है V44, V44 का मतलब क्या है, यहाँ पूरा एक वर्गांक बना है इस एग्जाम्पल के लिए, यानी बायोग्राफी ऑफ मोरारजी देसाई, जिनका जन्म 1896 में हुआ था, ठीक है ना। इनके लिए जो हमारे पास वर्गांक बन के आया वो इस प्रकार आया, ठीक है, क्लियर हुआ। M96, ठीक है ना। अब देखिए V यहाँ पे क्या है, V जो है वो कॉलम क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री की मेन क्लास होती है। यहाँ जो मोरारजी देसाई है उनका संबंध किस विषय से है, तो इतिहास से है, समझ गए, इतिहास विषय से है। तो इतिहास का जो मेन क्लास होती है उसके लिए जो सिंबल दिया है वो V दिया है, V, ठीक है। तो हम कॉलम क्लासिफिकेशन से उसका सिंबल निकालेंगे V, क्लियर हुआ। अब देखिए बात करिए मोरारजी देसाई है कहाँ के, इंडिया के, तो इंडिया का जो नंबर है वो इंडिया का नंबर दिया है यहाँ 44, ठीक है। कॉलम क्लासिफिकेशन में इंडिया शब्द को इंडिकेट करने के लिए नंबर दिया है 44, ठीक है। देख लेना आप सीसी की, जो अगर किसी के पास बुक है कॉलम क्लासिफिकेशन की, तो आप उसमें क्लियरली देखना कि कुछ मेन क्लास दी हुई होती है जिनमें उनके नंबर्स दिए हुए होते हैं, यानी इंडिकेट करने के लिए जो सिंबल दिए हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए V दिया है, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 दिया है, इस प्रकार से उनके सब्जेक्ट के अनुसार उनके नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया को इंडिकेट करने के लिए 44 नंबर दिया है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ बायोग्राफी लिखनी है तो बायोग्राफी के लिए जो कॉलम क्लासिफिकेशन में नंबर दिया है वो है Y7, यानी स्मॉल y है और 7, ठीक है। जब भी हमें किसी की जीवनी लिखनी होती है तो हम बायोग्राफी के लिए Y7 सिंबल का प्रयोग करते हैं। बताइए क्लियर हुआ, यहां तक सब समझ पाए हैं। और फिर लास्ट में ये जो M96 दिया है ये है उनकी जन्म वर्ष। यहाँ M का मतलब है 18, यानी 18 से शुरू होने वाली वर्ष को हम M से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये भी कॉलम क्लासिफिकेशन में दिए हुए होते हैं कि टाइम के लिए किस प्रकार से कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं, यानी 1800 से शुरू होती है तो M से, 1900 से अलग से, 20 से अलग से, मतलब जो वर्ष जिस संख्या से शुरू हो रही है उनके लिए अलग से एक सिंबल दिया हुआ होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे M जो है वो 18 के लिए लिया है और फिर उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वर्ष के उनको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, M96। इस प्रकार से इसका यानी हमें मोरारजी देसाई की अगर जीवनी बनानी है तो उसका वर्गांक बना हमारा इस प्रकार से, ठीक है ना। M जो है वो यहाँ कैपिटल होगा। क्लियर हुआ। मेरे ख्याल से अब सारे विद्यार्थी समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमें किसी की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए कौन से सामान्य एकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आंसर करिए।
Y7 जो है वो यहाँ बायोग्राफी के लिए लिया गया है। क्लियर हुआ? यहाँ हमसे पूछे प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाना है, तो जब भी हम प्राइम मिनिस्टर की जीवनी लिखते हैं तो उसमें वर्गांक के लिए जो बायोग्राफी के लिए जो शब्द यूज लिया जाता है वो Y7 होता है। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप इसको समझ पाए होंगे। यानी कॉमन आइसोलेट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, देन दूसरा है पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट और एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट, देन थर्ड जो है वो एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट। क्लियर हुआ? और दूसरा जो था पीसीआई, पीसीआई को हमने 5 मूलभूत श्रेणियों में विभाजित किया, PMEST, यानी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ठीक है ना? थोड़ा सा यहाँ इनके सिंबल पे बात करें, PMEST, P के लिए कॉमा होता है, M के लिए सेमीकोलन, E के लिए कॉलन का प्रयोग करते हैं, S के लिए डॉट और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है ना? समझ पाए हैं? अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े अब हम क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए और उसका आंसर मुझे देने की कोशिश करो। श्रृंखला प्रक्रिया में यानी चेन प्रोसीजर में, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? इन चेन प्रोसीजर सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम होम। ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। जल्दी से आप बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके जो ऑप्शन दिए हैं उनको थोड़ा पढ़िए, तब आप शायद उसको लिंक कर पाए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? यानी प्रलेख की क्रमांक संख्या से, या फिर प्रलेख की वर्ग संख्या से, या फिर प्रलेख की संग्रह संख्या से, या फिर प्रलेख की परिग्रहण संख्या से। अब आप आंसर दीजिए कि जब भी श्रृंखला प्रक्रिया में यानी चेन प्रोसीजर में किसी डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट हेडिंग बनाते हैं तो उसमें वो सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? ठीक है, बताइए। यानी जो ग्रंथ दिया हुआ होता है उसमें वर्ग संख्या और क्रमांक संख्या, संग्रह संख्या, परिग्रहण संख्या, ये सब दिए हुए होते हैं। तो हम सब्जेक्ट हेडिंग जो बनाते हैं वो सब्जेक्ट हेडिंग कौन सी संख्या से बनाते हैं? ठीक है, जब भी किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग बनाई जाती है तो वो प्रलेख की वर्ग संख्या से बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ राइट आंसर होगा। समझ गए? बताइए, क्लियर हुआ है कि आपको कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग बनाते हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी कौन सी संख्या का प्रयोग करते हैं? ठीक है, बताइए जल्दी से। समझ पाए हैं क्या यहां तक? क्रमांक संख्या से आप क्या समझते हैं? क्रमांक संख्या यानी कॉल नंबर होता है ना? और कॉल नंबर को हम शायद 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सबको पता होगा कि 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक क्लास नंबर जिसे वर्ग संख्या बोल रहे हैं, दूसरा होता है बुक नंबर जिसे ग्रंथांक संख्या बोल रहे हैं, तीसरा है कलेक्शन नंबर जिसे हम संग्रह संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। देखिए, क्लास नंबर, कलेक्शन नंबर और एक होता है बुक नंबर, जिसे क्रमांक संख्या के यानी कॉल नंबर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? बताइए, समझ पाए हैं यहां तक? यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा था वो था कि डॉक्यूमेंट की अगर सब्जेक्ट हेडिंग बनानी होती है तो वो हम
हमेशा सब्जेक्ट हेडिंग वर्ग संख्या से बनाते हैं। ठीक है, यानी प्रलेख में जो वर्ग संख्या दी हुई होती है उससे हम सब्जेक्ट हेडिंग बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो वर्गांक संख्या है वो विषय को दर्शाती है। वर्गांक संख्या जो है वो विषय को दर्शाती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिख भी दूं तो आप समझ पाएंगे कि क्यों हम किसी सब्जेक्ट हेडिंग को बनाने में वर्गांक संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वर्गांक संख्या जो है वो विषय को इंडिकेट करती है। ठीक है, बुक नंबर जो है वो पुस्तक का आकार बताता है, पुस्तक का आकार बताता है बुक नंबर। ठीक है, और कलेक्शन नंबर जो है वो हमारे संग्रह संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, बताइए पुस्तक के संग्रह को दर्शाने के लिए हम कलेक्शन नंबर का प्रयोग करते हैं। संग्रह को अगर इंडिकेट करना है तो हम कलेक्शन नंबर का प्रयोग करेंगे। समझ पाए हैं यहाँ तक? बताइए मुझे, आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए तो मैं समझ पाऊंगी कि बच्चे यहां तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 21। इसका तो आपने आंसर दे दिया ना। हाँ, प्रलेख की वर्ग संख्या यानी क्लास नंबर से हम सब्जेक्ट हेडिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21। रीड करिए जल्दी से। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो रिक्त स्थान बनता है, यानी विचारों को जब हम एक व्यवस्थित रूप दे देते हैं तब हमारे पास निकलकर क्या आता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं एकल या फिर विषय या फिर ज्ञान या फिर शब्द। आप इनमें से आंसर दीजिए कि जब विचारों को व्यवस्थित किया जाता है तो क्या बनकर आता है। When ideas get organized or systematized in the form of a body of idea। ठीक है, ए यहां पे क्या आएगा, इस फॉर्म। अब बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए जब भी मनुष्य के विचारों से, आपको पता है कि जब भी मनुष्य के अंदर विचार आते हैं तो हम कहते हैं कि वो वहां पे ज्ञान का विकास हो रहा है। यानी यहाँ जब विचार उत्पन्न होते हैं मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, कोई भी विचार आ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। कुछ भी अगर विचार आया तो हमने कहा कि वहां ज्ञान का विकास हुआ। ठीक है, और जब वही ज्ञान संगठित या फिर सुव्यवस्थित रूप ले लेता है, यानी वही ज्ञान जो है वो संगठित होकर, अगर संगठित कर दिया जाए उस ज्ञान को, तब वहां विषय का निर्माण होता है। ठीक है, यानी मान लो मैंने कुछ आइडियाज सोचे, कुछ मेरे अंदर विचार आए और वो विचार सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आए। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि उन विचारों को सभी को जोड़ दिया, यानी पुस्तकालय विज्ञान एक विषय है, उस विषय में हम इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे आइडियाज को हमने एक संगठित रूप दिया और संगठित रूप देने के बाद जो विषय निकल कर आया, मतलब जो भी चीज निकल कर आई वो हमें एक विषय के रूप में मिली, सब्जेक्ट के रूप में मिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा कि विचारों के संगठित रूप से जो भी निकलकर आया वो विषय बना। ठीक है, बताइए क्लियर कर पाए हो यहाँ पे कि ज्ञान का विकास होता है विचारों से। ठीक है, और जब भी उन विचारों को हम संगठित रूप दे दें या फिर ज्ञान को हम संगठित रूप दे दें तब एक विषय बनकर आती है। ठीक है ना, क्लियर हो पाया है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो विषय होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये पूछा है कि जब भी विचार व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी विचारों को एक संगठित रूप दे दिया जाता है तो एक विषय बनता है। क्लियर हुआ? समझ पाए हैं? चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए इसका आंसर दीजिए आप।
मेरे ख्याल से आप दे पाएंगे इसका आंसर, क्योंकि अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही शायद मैंने ये समझाया था। बताइए कि किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है। मैंने बताया था कि क्रमांक संख्या जो होती है यानी कॉल नंबर जो होता है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी जस्ट ही बताया था, फिर से एक क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिला है, तो हम फिर से इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि कॉल नंबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लास नंबर जिसे वर्गांक संख्या बोलते हैं, एक होता है बुक नंबर जिसे ग्रंथांक संख्या बोल रहे हैं, तीसरा होता है कलेक्शन नंबर जिसे हम संग्रहांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहां पूछा है कि पुस्तक की वर्गांक संख्या यानी वर्गांक कौन सा है, क्लास नंबर, ये क्या दर्शाता है। यहाँ पे इसमें ऑप्शंस दिए हैं, पुस्तक की श्रेणी को, कैटेगरी ऑफ द बुक्स को, या फिर पुस्तक के विषय को यानी सब्जेक्ट ऑफ द बुक, ठीक है, या फिर पुस्तक के आकार को, या फिर पुस्तक के संग्रह को। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्लास नंबर जो है वो पुस्तक के विषय को दर्शाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए हम वर्गांक संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बुक नंबर जो है वो पुस्तक का आकार बताता है। ठीक है, पुस्तक का आकार बताता है बुक नंबर। और संग्रहांक यानी कलेक्शन नंबर जो है वो पुस्तक की संग्रह को दर्शाता है। ठीक है ना, क्लियर हो पाया। तो यहाँ आप आंसर दे पाएंगे कि पुस्तक की वर्गांक संख्या को किससे दर्शाया जाता है, पुस्तक का विषय। ठीक है, वर्गांक संख्या जो है वो पुस्तक के विषय को दर्शाता है यानी सब्जेक्ट ऑफ द बुक। अगर यहाँ पुस्तक का आकार दिया है तो ये जो है वो बुक नंबर दर्शाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ कलेक्शन को कलेक्शन नंबर दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ ये भी पूछा जाता है कि कॉल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं। कॉल नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, याद रख लेना। कॉल नंबर इज द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से, क्लास नंबर, बुक नंबर, देन कलेक्शन नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से सब समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाए होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप लोग देखिए, अगर इजी क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब इजी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आगे बढ़ाने का काम करे या ना करे, लेकिन इजी क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो वो आपको बहुत पीछे ले जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई क्वेश्चन टफ आया तो वो आपके लिए टफ है, इसका मतलब और स्टूडेंट्स के लिए भी टफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई इजी क्वेश्चन आपसे गलती से गलत हो जाता है तो वो आपको बहुत पीछे ले जाता है कंपटीशन में। समझ रहे हैं? तो इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। और पुस्तकालय विज्ञान पढ़ना जब हम शुरू करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो गलतियां हैं वो नहीं करना। ठीक है, माइनर सी मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तब आप पीछे रहेंगे, वरना तो अगर आप इजी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और सही आंसर दे पा रहे हैं तो आप कंपटीशन की दौड़ में शामिल हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये टारगेट रखना अपना। चलिए आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। ठीक है ना, 22 कर लिया, 23 पढ़िए। बताइए, डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है। यहाँ पूछा है आपको कि डीडीसी वर्गीकरण की एक प्रणाली है जिसे 1876 में मेलविल डेवी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ कहा है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण, आप सभी को पता होगा कि अब तक 23 संस्करण इनके प्रकाशित हो चुके हैं। 23rd एडिशन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। 1876 में इसको बनाया था सबसे पहले। यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि 21 यानी 21वां संस्करण जो है उसे कितने खंडों में प्रकाशित किया। ठीक है, अब आप आंसर दो
कि इसका आंसर क्या होगा, यानी 4 खंड में या फिर 2 खंड में या फिर 3 खंड में या फिर 5 खंड में। मेरे ख्याल से आप सभी ने डीडीसी को अच्छे ढंग से अगर पढ़ा है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे कि कितने खंडों में डीडीसी का 21वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगी। देखिए, डीडीसी के 15 संस्करण तक, डीडीसी को 15वें संस्करण तक एक ही खंड में यानी एक ही वॉल्यूम में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, मतलब पहले से 15वें संस्करण तक डीडीसी का एक ही वॉल्यूम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 16वें संस्करण से उसको 2 खंडों में प्रकाशित किया जाने लगा। क्लियर हुआ? यानी 2 खंडों में प्रकाशन कब से शुरू हुआ, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ें, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है बच्चों के अंदर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, ठीक है ना। 16वें संस्करण से डीडीसी के 2 खंड बनाए, 2 खंडों में उसका प्रकाशन होने लगा। ठीक है, और वो कौन से संस्करण तक हुआ, मैं आपको बता रही हूँ कि 16वां संस्करण था, उसे 2 खंडों में विभाजित किया, और एक 17वां संस्करण था, उसे भी 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ? यानी 15वें संस्करण तक तो एक ही वॉल्यूम हुआ करता था, लेकिन 16वें और 17वें संस्करण में 2 खंड हुए, यानी 2 वॉल्यूम में उसे विभाजित किया। ठीक है, उसके बाद 18वें और 19वें संस्करण में, बताइए, 18वें और 19वें संस्करण में डीडीसी के 3 खंड बनाए गए। ठीक है, यानी 18वां और 19वां जो संस्करण था उसे 3 खंडों में प्रकाशित किया गया। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ तो पूछा है 21वां संस्करण। अब बताइए, 19वें के बाद कितने खंडों में विभाजित होने लगा, यानी कितने खंड बनाए गए उसके? 20, 21, 22 और 23। इन सभी को 4 खंडों में विभाजित किया गया। यानी यहां मैं कहूं तो 20वें संस्करण से इसके 4 खंड बनाए गए। ठीक है, 20वें संस्करण से कितने खंडों में प्रकाशित किया जाने लगा? 4 खंडों में। और 4 खंड कौन से थे, बताइए? 4 खंड कौन से थे? पहला जो था वो सारणी था, यानी टेबल रूप में। ठीक है, पहला जो डीडीसी का था पहला खंड वो सारणी था। दूसरा खंड, क्योंकि हम यहाँ 4 की बात कर रहे हैं तो चारों खंडों को हम बताएंगे आपको। दूसरा जो खंड था वो कौन सा था? अनुसूची। बताइए, अनुसूची जिसे शेड्यूल बोल रहे हैं। ठीक है ना, समझ पाए हैं? दूसरा जो खंड था वो अनुसूची था, तीसरा जो खंड था वो भी अनुसूची था। यानी दूसरा और तीसरा जो खंड था वो अनुसूची यानी शेड्यूल के रूप में प्रकाशित किया गया। और चौथा जो खंड था वो क्या था? अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स। क्लियर हुआ? 4 खंड इस प्रकार थे। तो बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसके लिए सतर्क रहें, अपने माइंड से प्रिपेयर रहें कि डीडीसी के 4 खंड कौन कौन से थे। प्रथम था सारणी जिसे हम टेबल बोल रहे हैं, दूसरा और तीसरा अनुसूची यानी शेड्यूल था, और चौथा जो था वो अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स था। इन चारों खंडों में 20वें संस्करण से प्रकाशन होने लगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 4-5 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो डीडीसी का 21वां संस्करण है,
क्योंकि यहाँ 20वें संस्करण से ही 4 खंडों में प्रकाशन होने लगा था, तो 21वें संस्करण को भी यहाँ 4 खंड यानी 4 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया गया। क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर हुआ आप सभी को?